चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वर्क पावर एनर्जी का प्रैक्टिस सेशन। वैसे जो पिछले कुछ प्रैक्टिस सेशन थे उसके लिए बच्चों ने मुझे ऐसा कहा कि सर कुछ ज़्यादा ही टफ हो रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा टफ सवाल लिए हों। जैसे मान लो कि जेई के अंदर लेट से 30 सवाल पूछते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 10 सवाल जो टफ़र वाले होते हैं मैंने काफ़ी हद तक वैसे से ही सवाल जानबूझ के लिए थे। बट फिर भी बच्चों ने कहा कि सर आपने थोड़े टफ सवाल लिए। टफ सवाल लेने का एक मुझे एज ए टीचर जो फ़ायदा नज़र आता है वो नज़र आता है कि आप हर सवाल के अंदर 2 या 3 कॉन्सेप्ट बता देते हो। आसान सवाल में ऑब्वियस बात है कि एक ही कॉन्सेप्ट होता है, तो मुझे एज ए टीचर ऐसा लगा कि हाँ मुझे जो जेई के अंदर जो 30 सवालों में से जो 10 टफ सवाल होते हैं ना उसके हिसाब के सवाल अगर कराऊंगा तो शायद कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा बातें बता भी पाऊँ और उस तरह के सवालों को किस तरह से बच्चा फेस करे वो भी शायद सिखा सकूँ। बट फिर भी बच्चों को लगा कि नहीं सर कुछ आसान सवाल भी होने चाहिए, तो मैंने इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर जानबूझ के कुछ आसान सवाल भी डाल रखे हैं, है ना। तो थोड़ा मिक्स हो गया इस बार, ठीक है। तो कई सवाल बड़ा आपको बहुत ट्रिवियल लगेंगे, तो जो बच्चे बड़ा ट्रिवियल क्वेश्चंस खुद ही अपने आप कर पाएँ वो करते रहें, ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहला सवाल बड़ा बिल्कुल ऐसे ही आसान सा ही सवाल है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के फंडे पे है, सुनिएगा। और इस लेवल का सवाल जेई मेन ने पिछले 2-3 साल में पूछे भी है। एक सिंपल पेंडुलम है जिसको मैंने ए से रिलीज किया है। थोड़ा ए तो एक तरीके से आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, मास बटा इसका m है और लेंथ बटा रस्सी की l है। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट b। इसको जैसे छोड़ा तो छोड़ने के बाद ये चलते 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 यहाँ आया। इसके पास बड़ा कोई ना कोई वेलोसिटी होगी v। इस टाइम पर इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, मुझसे ये पूछा है। क्योंकि इनिशियली रिलीज किया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जितनी यहाँ पर होगी वही बढ़ी। निकाल लेंगे। पूरे रास्ते अगर देखो तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही फोर्स है, mg जो अपने आप में एक कंजर्वेटिव फोर्स है और टेंशन और वेलोसिटी दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगी, इसलिए टेंशन का कोई वर्क डन नहीं है। वर्क डन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का है जो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप सीधा बोल सकते हो कि सर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। एम मास की बॉल अगर नीचे आएगी तो ऑब्वियस बात है कि बेटा उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी? तो मेरे बच्चे बोलेंगे देखो सर ऐसा है कि ये लेंथ है l, ठीक है, ये लेंथ मेरे पास है l, तो ये मेरे पास है l का cos 30। बेटा l का cos 30 इज ऑफ कोर्स l √3/2। तो m मास का पार्टिकल l √3/2 डिस्टेंस नीचे आया है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अपने आप हो गई है mg। कितना नीचे आया, √3l/2। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है उतनी ही आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। और कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है कोई मुझसे पूछिए। सो आंसर कम्स आउट टू बी √3mgl/2। बड़ा आंसर कम्स आउट टू बी 3rd, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज अगला सवाल भी अच्छा है ना। अगेन मैं आपको बड़ा थ्योरी वगैरह में सब बता चुका हूं, लेकिन उस टाइम सवाल कराने का इतना समय नहीं था। ये सवाल अच्छा है, सुनिए बेटा। A particle of mass 5 kg is moving on x-axis. Acceleration of the particle varies with position from origin as a is equals to x square minus 3x plus 2. Then stable and unstable equilibrium positions of the particle are. बेटा स्टेबल और अनस्टेबल पोजीशन कौन से ये बताओ। एक्सेलरेशन दे रखा है बेटा, तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वो है जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। तो ये जो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको 0 कर दो। जैसे बेटा आपने इसको 0 किया आपके पास 2 रूट्स आ गए होंगे, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो आंसर या तो बेटा 3 है या आंसर आपका 4 है कि नहीं। लेकिन कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है ये कैसे पता करें? अब यार ये पता करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, है ना। छोटी सी बात बताता हूँ। देखो लेट्स से कि ये है फोर्स और ये है पोजीशन, इनके बीच लेट से ग्राफ है। ये पॉइंट है x0 जहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहां से पार्टिकल को मैं अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे दूं लेकिन फोर्स नेगेटिव लगे
और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे दूं और फोर्स पॉजिटिव लगे तो होगा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखना, प्लस की तरफ लेकर गया तो फोर्स है नेगेटिव, बड़ा फोर्स है नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ लेके गया तो फोर्स है पॉजिटिव। इस तरह का अगर मामला होगा तो उस केस में मेरे पास ये स्टेबल होगा। कहने का मतलब कि इस पॉइंट पर एक तरीके से आपका जो फोर्स और एक्स का जो ग्राफ है, फोर्स और एक्स का जो ग्राफ है उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए df बाई dx की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर बड़ा मान लीजिए मेरे पास ये फोर्स है और ये x है, इस x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पर तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूं और नेट फोर्स भी पॉजिटिव में लग जाए तो ये अनस्टेबल हो गया। मैं इसको डिस्प्लेस करूं नेगेटिव में और नेट फोर्स भी नेगेटिव में लग गया तो ये हो जाएगा अनस्टेबल। मतलब पॉजिटिव में डिस्प्लेस करूं तो फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव में डिस्प्लेस करूं तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव, तो ग्राफ आएगा ऐसे। इसका स्लोप बेटा आपका पॉजिटिव है, तो यहां पर df बाई dx जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बेटा df बाई dx का साइन देख लो चाहे da बाई dx का साइन देख लो, एक ही बात है ना, तो बेटा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे da बाई dx निकालना पड़ेगा। चलो बेटा da बाई dx निकालते हैं। da बाई dx निकाला तो मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ये da बाई dx एक बार x इक्वल्स टू 1 के लिए निकालो। बेटा x इक्वल्स टू 1 के लिए निकाला तो 2 इंटू 1 माइनस 3, बेटा माइनस 1 आ गया। इंपॉर्टेंट ये कि नेगेटिव आ गया, इसका मतलब da बाई dx नेगेटिव है, da बाई dx नेगेटिव है, इसका मतलब df बाई dx नेगेटिव है, और df बाई dx नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल। तो x इक्वल्स टू 1 बेटा आपका क्या आ जाएगा, स्टेबल। और ऐसे ही यही da बाई dx फिर से निकाल लो, किसके लिए, x इक्वल टू 2 के लिए। x इक्वल टू 2 के लिए गया तो 2 इंटू 2 माइनस 3, बेटा ये प्लस 1 आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। da बाई dx पॉजिटिव मतलब df बाई dx पॉजिटिव, और df बाई dx पॉजिटिव, इसका मतलब बड़ा ये हो गया कि आपके पास ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 तो अनस्टेबल है और x इक्वल टू 1 आपका स्टेबल है। पहले स्टेबल होना चाहिए बाद में अनस्टेबल, तो x इक्वल्स टू 1 तो स्टेबल, x इक्वल टू 2 अनस्टेबल। अच्छा लग रहा है वाला सवाल, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि du बाई dx वाला फॉर्मूला तो याद करके बैठे होते हैं कि अगर मान लो कि एक्सेलरेशन ना होता और पोटेंशियल एनर्जी होती, फिर तो मेरे बच्चे याद करके बैठे कि सर जहां पर d2u बाई dx स्क्वायर अगर पॉजिटिव आएगा वो तो हो जाएगा स्टेबल, और d2u बाई dx स्क्वायर जहां पर नेगेटिव आएगा वो हो जाएगा अनस्टेबल। बच्चे याद करके बैठे रहते हैं, और यहां पर क्या दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, तो थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, बट फिर भी समझ तो गए होंगे। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट अच्छा सा सवाल एक और। बेटा हमारे पास एक वेज है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेटा आपके पास 45 डिग्री है, यूनिफॉर्म स्पीड से बेटा सामने की तरफ जा रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द वेज, बेटा ये ब्लॉक है वेज पर पड़ा है और वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, इस बात का मतलब है कि वेज अगर सामने की तरफ v वेलोसिटी से अगर जाएगा तो उसके साथ ब्लॉक भी सामने की तरफ v वेलोसिटी से ही उसके साथ साथ चिपका चिपका चलता जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया है इन टाइम t टाइम के अंदर, तो मुझे वो बताओ। ठीक है, तो चलो करते हैं। ये बेटा आपका अरेंजमेंट, ये एंगल मुझे 45 डिग्री दे रखा है। इस पर आपके पास एक m मास का ब्लॉक है, इस m मास के ब्लॉक पर कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ mg, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ mg sin थीटा, इधर की तरफ mg cos थीटा। mg cos थीटा को बैलेंस करेगा नॉर्मल, और mg sin थीटा के कारण ये वाला ब्लॉक गिरना चाहेगा नीचे, तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर, गिरने नहीं देगा। सर क्यों नहीं गिरने देगा, सवाल में लिखा हुआ है कि ये वाला ब्लॉक इस वेज के साथ चिपक के चल रहा है, ठीक है। mg cos थीटा को बैलेंस करेगा आपका नॉर्मल, और स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है mg के sin थीटा को। सब कुछ बैलेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा इस ब्लॉक की वेलोसिटी सामने की तरफ कांस्टेंट है, वेज की वेलोसिटी सामने की तरफ कांस्टेंट, तो इसकी वेलोसिटी भी सामने की तरफ कांस्टेंट। हम तो हर एक का वर्डन निकाल सकते हैं, ग्रेविटी का वर्डन पूछा होता सटाक से जीरो बोलते अपन। क्यों जीरो बोलते हैं, क्योंकि mg लग रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, दोनों बीच में एंगल कितना है 90,
नॉर्मल का अगर वर्डन पूछा होता तब भी मैं निकाल देता, नॉर्मल फोर्स इनटू इस तरफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। देन मुझसे तो फ्रिक्शन का वर्डन पूछा है, बताएंगे बेटा फ्रिक्शन का वर्डन कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फ्रिक्शनल फोर्स है कितना, mg साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है mg साइन 45, ठीक है, इनटू सामने की तरफ डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम के अंदर सारा का सारा अरेंजमेंट सामने की तरफ बेटा कितना चल रहेगा vt, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, गवारों की तरह थीटा मत लिख देना, थीटा का मतलब क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, देखना बेटा फोर्स है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, इन दोनों के बीच में ये रहा आपका एंगल, नजर आ गया होगा, ये वाला एंगल 45 तो ये वाला एंगल 45, तो ये वाला एंगल अपने आप आपके पास 135 डिग्री, कॉस ऑफ 135 डिग्री। चलिए बच्चों mg ठीक है, साइन 45 आएगा 1/√2 इंटू वी, कॉस 135 आएगा -1/√2, मेरे पास आंसर आ गया -mg vt/2। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, बिल्कुल है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्डन इस ब्लॉक पर -mg/2 है, सॉरी बाई 2 है, ये नहीं है, ये अच्छा है, ठीक। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ फ्रिक्शन का वर्डन इस वेज पर कितना है, तो समझदार बच्चा बोल देगा सिर्फ +mg/2, क्योंकि मैंने मेरे बच्चों को ये सिखा रखा है कि फ्रिक्शन का वर्डन एक ब्लॉक पर पॉजिटिव हो सकता है, दूसरे ब्लॉक पर नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन नेट पूरे सिस्टम पर जीरो होगा, और अगर नेट पूरे सिस्टम पर अगर जीरो होगा तो जितना इस ब्लॉक पर नेगेटिव होगा उतना ही इस वेज पर पॉजिटिव होगा। तो अगर कोई इस वेज पे पूछेगा तो हम आंसर बोल सकते हैं +mg/2, पूछा नहीं, ठीक है, ऐसे बताया। आगे चलते हैं बेटा, आसान सा सवाल बट अगेन कॉन्सेप्चुअल तो है। एक ब्लॉक है, इज अटैच्ड विद ए स्प्रिंग एंड इज मूविंग टुवर्ड ए फिक्स्ड वॉल विद ए स्पीड v, बड़ा ब्लॉक आ रहा है ऐसे मस्ती करते करते, ठीक है, एज द स्प्रिंग रीचेज द वॉल इट स्टार्ट्स कंप्रेसिंग, बेटा ये ब्लॉक आया आया आया, स्प्रिंग कंप्रेस हुई, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ऑफकोर्स इस पर दीवार पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगी, वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन द वॉल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, बेटा कंप्रेस हुई 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 फिर वापस आई 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 फिर बड़ा वापस से भाग जाएगा, इस दौरान दीवार पर कितना वर्डन हुआ, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर देखो स्प्रिंग ने दीवार पर फोर्स तो लगाया है हम जानते हैं, और ये फोर्स वेरिएबल है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उस पर किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.ds, ये ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस बिंदु पर आप फोर्स लगा रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, भले स्प्रिंग ने फोर्स लगाया हो लेकिन इस फिक्स्ड वॉल को मूव थोड़ी कर पाया है, और अगर ये आपका जीरो है तो फोर्स कितना ही लगा दो बेटा वर्क डन तो आपका जीरो आएगा, देयर मस्ट बी सम ऑप्शन, यस ऑफ कोर्स ऑप्शन इज 4th, ठीक है बच्चों, आगे चलते चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज, हाँ बेटा एक थोड़ा अलग सा सवाल, ठीक है, सवाल टफ नहीं है, बहुत कम टाइम में हो जाएगा, बट सवाल थोड़ा अलग तो है। देखिएगा एक फोर्स दे रखा है, कांस्टेंट नहीं बेटा वेरिएबल है, दैट इज 3ti कैप, बड़ा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, +5j कैप, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेरीज एज, बड़ा पोजीशन जो है पार्टिकल की वो ऐसे वेरी कर रही है, क्या है बड़ा उसकी पोजीशन मुझे दे रखी है 2t² कैप -5j कैप, ठीक है, वेयर t इज इन सेकेंड्स, मुझसे पूछा है कि 0 से लेकर 2 सेकंड तक इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, सोचते बेटा सोचते, देखो भाई मैंने तो मेरे बच्चों को सिखा रखा है कि वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन है F.ds, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो तो .ds, अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो F.s लगाता, अब मैं F.ds लगाऊंगा, सर ds कैसे लिखोगे, ds आएगा ऐसे, 2t² का डिफरेंशियल आएगा 4t dt, i कैप का i कैप, बड़ा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, उठाओ और रखो, फोर्स की वैल्यू मेरे पास है 3ti कैप +5j कैप का डॉट प्रोडक्ट विद छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज
4t dt आई कैप बड़ा 4×3 12 t² dt आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, जे कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। लेकिन सर ये तो छोटे से dt टाइम इंटरवल में वर्डन आया, सर मुझे तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक सारा निकालना है, तो जोड़ दो। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। तो पूरा वर्डन अगर निकालना है तो छोटे छोटे वर्डन को जोड़ते जाओ। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 2 सेकंड तक। 2 टाइम्स t² का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आएगा t³/3। लिमिट बेटा कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 2 तक। दैट इज 4 टाइम्स। बेटा टाइम को 2 रखना, 2⁻³ इज 8। बेटा टाइम को 0 रखना, मेरे ख्याल से 32 आ गया होगा। और अगर सब कुछ SI यूनिट में है तो आंसर मस्ट बी 32 जूल्स। ठीक है बच्चा, सवाल बढ़िया लगा होगा, अच्छा सवाल। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आसान सा सवाल बेटा, सुनिएगा। और स्टैंडर्ड सवाल है, जैसे बेटा पिछला सवाल तो खैर स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन ये सवाल काफ़ी स्टैंडर्ड सा ही है। सुनिएगा क्या कहता है सवाल। A body is given a velocity √2gr at the highest point of a half circular smooth track। बड़ा ये सर्कुलर ट्रैक जो ये स्मूथ है, is joined by a rough horizontal track। ये जो horizontal ट्रैक है ये रफ है और इसका coefficient of friction मुझे 0.5 दिया हुआ है। ठीक है ना। Then the distance traveled by the particle before it stops on the horizontal track। मुझसे पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिफोर इट स्टॉप्स ऑन द हॉरिजॉन्टल ट्रैक। हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर रुकने से पहले उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया था। मान लेता हूँ कि बड़ा ये पार्टिकल चलते 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 यहाँ पहुँचा और यहाँ जाकर ये रुक गया। क्यों रुक गया? फ्रिक्शन रोक रहा है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है? लेट से बड़ा मैंने x मान ली। अब ध्यान देना, इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड पता है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? वेट आना चाहिए। बिकॉज इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को जोड़ने के लिए, रिलेट करने के लिए वेट सबसे बढ़िया जुगाड़ है। यहां से यहां तक इस पार्टिकल पर 3 फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल और काइनेटिक फ्रिक्शन। इन सब का वर्क डन शुड बी इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। ग्रेविटी का वर्क डन इजिएस्ट ऑफ ऑल, यहां से यहां तक बेटा कुल मिलाकर 2r नीचे आया है, नीचे आया है तो इसलिए प्लस mg h नहीं बेटा 2r, बेटा r बाद में ले देंगे। सर नॉर्मल का वर्डन क्या है? 0। सर क्यों? बेटा देख, जब यहां पर है तो नॉर्मल लग रहा है ऐसे और इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है ऐसे, एंगल है 90। जब यही बड़ा पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंच जाएगा तो नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, वेलोसिटी है ऐसे। हर बार नॉर्मल और वेलोसिटी के बीच में एंगल आपका 90 है। सर फ्रिक्शन का वर्डन वेरी इजी, यहां से यहां तक तो फ्रिक्शन है ही नहीं क्योंकि सरफेस स्मूथ है। उसके बाद अगर देखो तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन का वर्डन आएगा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg इंटू बड़ा सामने की तरफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, बड़ा इट कम्स आउट टू मी 180। इट शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। बेटा व्हाट इज इनिशियल स्पीड? तो मेरे पास आ गया बेटा 2mgr माइनस, बेटा म्यू की वैल्यू 0.5 है क्या? 0.5 टाइम्स mgx, बेटा cos 180 -1 था इसलिए मैंने उसको ऐसे लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस mgr। बेटा वो आ गया मेरे पास 3mgr इज इक्वल्स टू 0.5 mgx। mg कैंसिल, x की वैल्यू आ गई है 6r। बेटा r 1 मीटर है तो ये आ गया मेरे पास 6 मीटर। ठीक है बेटा। हालांकि जे में जब ये सवाल आए तो हो सकता है बेटा पंगा भी हो सकता है कि उसने ये पूछा हो कि यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो उस केस में तुम जवाब दोगे सर πr + 6r। इसने बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट स्टॉप्स ऑन द हॉरिजॉन्टल ट्रैक। हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर डिस्टेंस ट्रेवल पूछी है तो थोड़ा लैंग्वेज को तुम देख लेना यार, ठीक है। चलिए आगे चलिए बच्चों, आसान सा सवाल। ए बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी E व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज। पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज के लिए हम पार्टिकल को फेंका करते थे कितने एंगल पर मेरे प्यारे बच्चों? 45 पे।
जब मैंने इसको फेंका तो बड़ा मान लेता हूँ कि इसके पास स्पीड है v, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। वो सवाल के हिसाब से मुझे ई दे रखी है, ई दे रखी है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ। जब यही वाला पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सोच लेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम जो भी स्पीड है उसका स्क्वायर। मेरे वजह जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी v cos थीटा रहती है पूरे टाइम। तो मेरे पास ये आ गया, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा हाफ एम वी स्क्वायर तो आपकी पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी है, तो आप कह सकते हो दैट इज ई टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी है ई टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। सर थीटा कितना है, थीटा ऐसे है कि रेंज मैक्सिमम हो, तो थीटा की वैल्यू 45, तो ई टाइम्स कॉस स्क्वायर 45 दैट कम्स आउट टू बी ई बाई 2। ये आपका आंसर बेटा। आगे चलिए, नेक्स्ट इज अच्छा सा बड़ा सवाल, सुनिएगा आराम से। One end of a light spring of force constant K is fixed to the ceiling. The other end is fixed to a block of mass M. Initially spring relaxed है, ठीक है। Find work done by external agent, कोई external agent है, to lower the hanging body of mass M slowly till it comes down equilibrium. उस M मास जो लटका हुआ है उसको इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्डन करना पड़ेगा, सब कुछ स्लोली लेकर आना है। ठीक है बेटा, सवाल तो समझ गए होंगे। सवाल को मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझाने के लिए एक दो बातें बता रहा हूं, सुनना बच्चे। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे है, इसके साथ एक एम मास का ब्लॉक है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास के है, शुरुआत में नेचुरल लेंथ है। यहां से इसको स्लोली लेकर आना है तब तक जब तक बड़ा आपका एम मास का ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ना आ जाए। इक्विलिब्रियम पोजीशन तब होती है जब नीचे की तरफ एम जी इज इक्वल्स टू ऊपर की तरफ के एक्स, तो उस टाइम पर एक्सटेंशन आ जाएगा एम जी बाई के, ठीक है। एम जी इज इक्वल्स टू के एक्स। स्लोली लेकर आने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा। सर क्यों, समझाता हूँ। सवाल करने के लिए इतना नहीं चाहिए, तो समझाने के लिए इतनी सी बातें कर रहा हूँ। सवाल तो मैं एक लाइन में कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास एक एम मास का ब्लॉक है, बड़ा मान लीजिए कि शुरुआत वाली नेचुरल लेंथ से हम एक्स डिस्टेंस नीचे आ गए, ठीक है। अब एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, के एक्स लग रहा है ऊपर की तरफ। एम जी और के एक्स तो यहां बराबर हुए थे, यहां पर तो एम जी बड़ा है और के एक्स छोटा है, तो नेट फोर्स है नीचे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक्सलरेट करे, मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे नीचे जाए। तो मुझे ऊपर की तरफ कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस के एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं, एम जी माइनस के एक्स। अब एम जी माइनस के एक्स और के एक्स मिलकर इस एम जी को बैलेंस कर लेंगे, नेट फोर्स जीरो रहेगा, एक्सलेशन जीरो रहेगा और धीरे 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 नीचे आते रहेंगे। मान लीजिए मैंने नीचे की तरफ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया डी एक्स, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एक्सटर्नल एजेंट छोटा सा वर्डन करेगा। वो छोटा सा वर्क डन होगा बड़ा क्या, फोर्स है एम जी माइनस के एक्स मल्टीप्लाइड बाई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बड़ा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज डी एक्स इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। बड़ा डी एक्स है नीचे और तुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा है ऊपर। ऊपर क्यों लगाना पड़ा पता है ना, क्योंकि एम जी बड़ा और के एक्स छोटा है, ठीक है। तो नेट फोर्स आ गया नीचे, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर। मेरे पास ये बड़ा वर्डन आ गया। सर मुझे पूरा वर्डन चाहिए, बड़ा पूरा चाहिए, तो इंटीग्रेट कर दो। बड़ा माइनस को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ एम जी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। एक्स की बड़ा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करनी है, एम जी बाई के तक वेरी करनी, आंसर आ जाएगा। ये कोई अच्छा तरीका नहीं था, ये सिर्फ समझाने वाला तरीका था। अगर यही वाला सवाल मुझे अगर एग्जाम में करना होता तो मैं ऐसे करता कि देखो स्लोली लेकर आ रहा हूं, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है, ये वाली बात हमारे दिमाग में ये चीज डालती है कि इस सवाल को वेट से कर लो। ग्रेविटी का वर्डन, स्प्रिंग फोर्स का वर्डन और जो आपका एक्सटर्नल एजेंट है उसका वर्डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है,
ग्रेविटी का वर्डन कितना होगा, नीचे आ रहा है तो प्लस mgh, mgh बेटा व्हाट इज h, mg/k। सर स्प्रिंग का वर्डन सिखा रखा बेटा, नेचुरल लेंथ से x का एक्सटेंशन होगा तो स्प्रिंग का वर्डन होगा -12 के x का स्क्वायर, बेटा व्हाट्स द एक्सटेंशन, mg/k ये स्क्वायर नहीं, ठीक, प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर स्लोली लेके आ रहे हैं, बिल्कुल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी 0। इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स एक लाइन में आ गया, ठीक है। पहले वाला तरीका तो सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था। आगे चलते हैं बेटा, आसान सा ही सवाल। ए मैन पुल्स ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम डेप्थ h फ्रॉम ए वेल इफ द मास ऑफ रोप एंड that of the bucket full of water are small m and capital M respectively, work done by man is। बेटा सवाल तो आप समझ गए होंगे, ये बकेट है बेटा, और बकेट और उसके अंदर जो वाटर है बेटा उसका मास तो मुझे कैपिटल M दे रखा है, ये बेटा मुझे रस्सी दे रखी है, रस्सी का मास मेरे पास है स्मॉल m। एक इंसान बेटा इसको ऐसे धीरे 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 पुल कर रहा है, 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 और पुल करते 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 सबको ऊपर ले आता है। कुल मिलाकर बेटा कितनी h हाइट। पूछा है कि इस इंसान ने कितना वर्डन किया है। अब ये जो भी इंसान है इसने वर्डन ऐसे किया है कि ये इस सारे के सारे अरेंजमेंट को ऊपर लेके आ रहा है, तो इसने वर्डन किया है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, और उसने पूरे पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई है। काइनेटिक एनर्जी तो कोई खास चेंज है नहीं, धीरे 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 लेके आ रहा है। इनिशियल भी सारा सिस्टम रेस्ट पे था, फाइनली भी ऊपर लाके रेस्ट पे ले आया। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस एक्सटर्नल एजेंट ने या फिर इस मैन ने जो वर्डन किया है इट शुड बी इक्वल टू कि सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। तो ये बकेट तो h डिस्टेंस ऊपर आ गई, तो बकेट की पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ी है mgh। सॉरी बेटा, बकेट का मास कैपिटल M है, तो कैपिटल mgh, ये कैसा लग गया उत्तरी, कैपिटल mgh। लेकिन सर इस रस्सी का क्या, सर रस्सी तो यहाँ से तक फैली हुई है, रस्सी का कोई हिस्सा तो ऐसा है जिसकी हाइट में कोई खास चेंज नहीं हुआ है, रस्सी का कोई हिस्सा ऐसा है जिसकी h हाइट चेंज हुई है। तो ऐसे केस में आप ऐसे बोलो कि रस्सी का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, यहाँ से h/2, यहाँ से h/2। जब सारा का सारा अरेंजमेंट ऊपर आ जाएगा बेटा फिर रस्सी यूँ हो जाएगी। तो देखो कि रस्सी का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर आया है, बेटा सेंटर ऑफ मास रस्सी का सिर्फ और सिर्फ h/2 ऊपर आया है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि उसकी पोटेंशियल चेंज है mgh/2, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, ये सवाल अगेन बढ़िया है। इस कॉन्सेप्ट पर सवाल तो बेटा ये नहीं है, इस कॉन्सेप्ट पर जेई एडवांस ने बेटा पहले एक कॉम्प्रिहेंशन पूछ रखा है, ठीक है। सवाल जो मैंने लिया वो तो बेटा ठीक है जेई मेन लेवल का ही, लेकिन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। हमारे पास एक ट्रैक है बेटा, सारा स्मूथ ट्रैक है। व्हाट मिनिमम स्पीड हैज़ टू बी गिवन टू ए पार्टिकल लाइंग एट पॉइंट ए सो दैट इट रीचेस पॉइंट बी। इस पॉइंट ए पर बेटा कोई पार्टिकल है, मुझसे साफ साफ बेटा ये पूछा गया है कि इसको मैं कितनी स्पीड दूं, इसको मैं कितनी स्पीड दूं कि बेटा ये चलते 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 किसी तरह से सी पॉइंट तक पहुंच जाए। बेटा मुझे इसके लिए इसका मास चाहिए होगा यार, बेटा वैसे मास तो कैंसिल ही हो जाएगा। सुनना, अगर इस पार्टिकल को चलते चलते अगर सी तक पहुंचना है तो इस पार्टिकल को सबसे पहले बी वाले पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर बी वाले पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा ना तो सी पर पहुंचेगा ही नहीं, है ना। तो बी वाले पॉइंट पर इसके पास कोई ना कोई स्पीड होनी चाहिए बेटा, फिर तो ग्रेविटी इसको बड़े आराम से सी पे ले आएगी, चिंता वाली बात है नहीं। तो आप एक काम करो बेटा, आप तो ए से लेकर बी तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो। सर मैं तो ए से सी तक करूंगा, अरे नहीं बेटा, सी पर पहुंचने के लिए बी को क्रॉस करना जरूरी है, और बी पर बड़ा ऑब्वियस बात है कि पोटेंशियल एनर्जी बड़ा बहुत ज़्यादा है, तो इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार अगर बी को क्रॉस कर लेना बड़ा, फिर तो ग्रेविटी इसको बड़े आराम से सी पे ले आएगी। मुझे पूछा है कम से कम कितनी स्पीड हो। यहां पर अगर स्पीड कम से कम होगी तो यहां पर भी स्पीड कम से कम होनी चाहिए। यहां पर स्पीड मैं 0+ ले रहा हूं। 0+ मतलब 0 से हल्की सी ज्यादा, थोड़ी सी भी अगर ज्यादा हुई ना तो सटाक थोड़ा पार्टिकल सी पर पहुंच जाएगा। बीच रास्ते में अगर कहीं स्पीड 0 हो गई तो पार्टिकल वापस आ जाएगा, सी पर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यहां पर स्पीड होनी चाहिए 0+, 0 से हल्की सी ज्यादा।
यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है। चलो बच्चों, मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेता हूँ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी एम जी बड़ा ये वाली हाइट एच प्लस काइनेटिक एनर्जी आएगी बेटा जीरो। वैसे जीरो से हल्की सी ज़्यादा, बट ऐसे कैलकुलेशन में मैंने जीरो माना। सॉल्व करते बड़ा मेरे पास आ गया वी मिनिमम इज इक्वल्स टू √2GH। ठीक है बेटा, √2 इंटू 10 इंटू एच है बड़ा 320 इंटू 2 बड़ा 64 का रूट तो आएगा 80 बड़ा फिर रूट 80 मीटर पर सेकेंड। बेटा स्पीड अभी कितनी होनी चाहिए 80 मीटर पर सेकेंड या उससे ज़्यादा में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, समझ दोगे? कई बच्चे क्या करेंगे, सर ए से सी तक लगा दोगे। अरे नहीं बेटा, ए से सी तक नहीं, ए से बी तक। बी को क्रॉस करेगा तभी तो सी पे पहुंचेगा। हाँ, सी पर जब पहुंचेगा तो यहाँ पर इसके पास कोई ना कोई स्पीड होगी, वो स्पीड मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ से यहाँ तक टी में से लगा सकता हूँ, बड़े आराम से मेरे पास सी वाले पॉइंट पर स्पीड आ जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों। अगेन बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल। एक ब्लॉक है बेटा 1 kg का, इनिशियली रेस्ट पे है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एच। बेटा हाइट एच से ड्रॉप किया गया है। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट बेटा स्प्रिंग का मुझे 50 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। यूनिट ध्यान रखा करो, कई बार बेटा जेई के सवाल के अंदर न्यूटन पर सेंटीमीटर दे रखा होता है, तो उसको थोड़ा सा चेक कर लिया करो। द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग इज 1 मीटर। बेटा स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन 1 मीटर है। तो मुझसे पूछा है कि इस ब्लॉक को कितनी हाइट से तुमने छोड़ा है। सोचेंगे बेटा, स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन 1 मीटर दे रखा है। क्यों हुआ ये कंप्रेशन? क्योंकि इसके ऊपर बड़ा ये ब्लॉक आ गया ऐसे। जैसे स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ, मैं इस बात को जानता और समझता हूं कि उस टाइम पर पक्की बात है कि पूरे के पूरे सिस्टम के पास बड़ा फाइनल स्पीड क्या हो गई है, 0। ठीक है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक बड़ा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है और कुछ नहीं करना। मैं एक बात बड़ा बहुत ही क्लियर कर दूं कि ये जो बड़ा ये जो स्प्रिंग है, इससे एम मास का ब्लॉक आया टकराया, फिर उसके बाद बेटा जैसे जैसे नीचे आएगा, हो सकता है बेटा किसी एक टाइम के बाद ब्लॉक की स्पीड लगातार घटे कहीं ना कहीं आके इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। वो उसका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप चाहो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने के लिए कहीं ना कहीं बेटा मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 माननी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली। ठीक, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। रिलीज किया है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे तो 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम मास का 1 kg का ब्लॉक यहां से कितना ऊपर है, 1 + h, तो m g h शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट पे है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 2 होंगी। पहले तो स्प्रिंग की आएगी हाफ के एक्सटेंशन का स्क्वायर। एक्सटेंशन है कंप्रेशन, कितना कंप्रेशन है 1 मीटर, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो 0 है, यह हमने 0 मान रखी है। सॉल्व करते ही बेटा मेरे पास आ गया 10h + 10 इज इक्वल्स टू 25। 10h + 10 इज इक्वल्स टू 25। बेटा मेरे पास आ गया है 10h इज इक्वल्स टू बेटा कितना 15। बेटा h की मेरे पास वैल्यू आ गई है 1.5 मीटर। मुझसे यही पूछा कि द हाइट h ऑफ द ब्लॉक। बेटा 1.5 मीटर, बेटा 1.5 मीटर मतलब 3/2 मीटर। ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ये अच्छा सवाल है, मतलब लैंग्वेज वाइज अच्छा सवाल है। जो बच्चा अच्छे से लैंग्वेज पढ़ता है बढ़िया से, वही इस तरह के सवाल कर पाता है। इसे सीधे सपाट नहीं है एकदम ऐसा। इन ए क्रिकेट मैच ए बॉलर रन्स एट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, थ्रोज ए बॉल जिसका मास है 0.5 kg एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड आफ्टर परफॉर्मिंग नेसेसरी बॉलिंग एक्शन फ्रॉम ए हाइट 0.5 फ्रॉम द इनिशियल
level in a time span of 1.5 second. The average power delivered by the ball, average power delivered to the ball by the bowler. कर देंगे बेटा। पहले ये देखते हैं कि उस बॉलर ने कितना वर्क डन किया है उस बॉल पे। मैं एक बार हल्का सा आपको समझाऊं कि बेटा क्या मामला है। ये बॉल है बेटा m मास की, ये आपके हाथ में है। जब आपके हाथ में है तो बेटा जो स्पीड आपकी है वही स्पीड इसकी है, ठीक है। बॉल आपके हाथ में है, यूं ऐसे दिख तो रहा है। फिर आपने बेटा पूरा बॉलिंग एक्शन किया, ठीक है, और यूं करते करते बॉल को ऐसे ऊपर से रिलीज किया। जब आपके हाथ में बॉल शुरुआत में थी तब उसके पास स्पीड वही थी जो आपकी है, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने पूरा का पूरा ऐसे एक्शन लिया और यहाँ से बॉल को रिलीज़ किया। जब ऊपर से बॉल को रिलीज़ किया तो एक तो बड़ा बॉल की हाइट बढ़ गई, और जिस टाइम बॉल रिलीज़ हुई ना उस टाइम उसकी स्पीड भी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। बॉल की जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकेंड है। तो बॉल, जैसे मान लो कि ये t = 0 पर बॉल आपके हाथ में है, और थोड़ी देर बाद बॉल आपके हाथ से रिलीज़ हो रही है ऐसे। उस टाइम पर बॉल की स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सवाल बोला गया। साथ ही साथ बॉल जो आपके हाथ में शुरुआत में थी बेटा तब उसके पास हाइट कम थी, और अब उसके पास हाइट ज़्यादा है। कितनी हाइट बेटा? हाँ, 50 सेंटीमीटर, 0.5। t = 0 पर ये हाल था, और t = 1.5 सेकेंड पे ये हाल। ठीक है, सब मुझे तो पावर चाहिए बेटा। पावर का सीधा अर्थ ये है, पावर किसका? बॉलर ने कितना पावर लगाया बॉल पे, तो बॉलर ने कितना वर्क डन किया है डिवाइड बाय टाइम। टाइम तो मेरे बच्चों को पता है, मेरे बच्चे इंटरेस्टेड में है कि बॉलर ने बॉल पे कितना वर्क डन किया है। बॉलर ने बॉल पे कितना वर्क डन किया है इसके लिए वेट लगा दो। सर कैसे दिमाग में आपके वेट? भाई बॉल की इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड दे रखी है, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक दे रखी है, फाइनल काइनेटिक दे रखी है, तो वेट ही दिमाग में आएगा और क्या आएगा। यहां से यहां तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही जनों का वर्क डन है, ग्रेविटी का और बॉलर का। इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क डन है -mgh, बॉलर का वर्क डन मुझे निकालना है, शुड बी इक्वल टू ½ m, जो भी आपके पास फाइनल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, -½ m जो भी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। वर्क डन बाई बॉलर बेटा मेरे पास बड़े आराम से आ गया ½ मास बेटा 0.5 है, मैं उसको ½ लिख दूं। फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, बेटा थोड़ा सा जल्दी से कर देता हूँ। 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, तो ये 624 हो जाएगा। कर लोगे ना मैनेज। प्लस mgh, बड़ा मास कितना है? मास कितना है? ½ kg। g कितना है? 10। h कितना है? अगेन ½ या 0.5। ये बॉलर का वर्क डन है। बड़ा ये कितना हो गया? 624/4, 156 प्लस 5/2, 156 प्लस 5/2। बड़ा ये कितना हो गया? 156 प्लस 5/2 बड़ा कितना हो गया यार? 312 प्लस 5/2 बड़ा कितना? 317/2। इतना वर्क डन किया मैंने, 317/2 वर्क डन किया। कितने टाइम के अंदर? 1.5 सेकेंड में। बड़ा 1.5 सेकेंड मतलब 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड इज ऑफ कोर्स 3/2। बड़ा 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो बड़ा मेरे ख्याल से पावर आ गया 317/3 वाट। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ये रहा गया, ये मेरा आंसर, दैट इज 317/3। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा एक थोड़ा मैथमेटिकली डिफरेंट सा सवाल, और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें तो पूछ सकते हैं ना। मेरे पास एक फोर्स दे रखा है F1, वो दे रखा है XJ कैप, वेरिएबल फोर्स है। क्या दे रखा है बेटा? XJ कैप। दूसरा फोर्स मुझे दे रखा है बड़ा क्या? Y
आई कैप। ठीक है, ये फोर्स बड़ा वेरिएबल है, अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग। तीसरा फोर्स मुझे दे रखा है इन दोनों का सम, तो ऑफ कोर्स बड़ा मेरे पास आ जाएगा ये वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। चौथा फोर्स मुझे दे रखा है F2 माइनस F1, मतलब बड़ा दिस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। और मुझसे सवाल में पूछा है कि अमॉन्ग दीज फोर्सेस विच फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इनमें से कौन सा फोर्स जो वो कंजर्वेटिव है। वैसे ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव है क्योंकि ये वाला सवाल हमने से क्लास में कभी ना कभी पहले कर रखा है, तो कई बच्चों को हो सकता है कि ये वाला एक्सप्रेशन याद ही हो, जिसको याद होगा वो डायरेक्ट कर देगा, जिनको याद नहीं हो उनको मैं बात बताता हूँ कि कभी भी कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये पता करने के लिए आप डेल क्रॉस एफ कर लीजिए, और डेल क्रॉस एफ अगर 0 आ जाए तो समझ जाना कि वो कंजर्वेटिव है। सर ये डेल क्या है, अगेन बेटा बता रखा है थ्योरी टाइम है ना, जब बेटा जब पूरा पढ़ाया था तब, इट इज डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप। हालांकि बेटा इनमें के कैप नहीं है, इनमें के कैप होता तो डेल बाई डेल जेड के कैप भी मैं लिखता, ठीक है, का क्रॉस प्रोडक्ट विथ एफ। अगर ये 0 है तो बड़ा कंजर्वेटिव है, अदरवाइज कंजर्वेटिव नहीं है। सिंपल सिंपल। जैसे मैं एक बार फोर्स को ऐसे लिख दूं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप शुड बी 0 फॉर इट टू बी कंजर्वेटिव। आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आता है 0, आई का जे के साथ आता है के कैप, तो मेरे पास आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई के कैप। जे क्रॉस आई होता है बेटा मेरे ख्याल से माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स के कैप। जे का जे के साथ क्रॉस होता है 0, इट शुड बी इक्वल टू 0। इसको 0 होने के लिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई शुड बी इक्वल टू डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स। ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हो तो बड़ा इसका मतलब वो कंजर्वेटिव है, ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करती हो तो अनस्टेबल है। चारों में चेक कर लो, जैसे पहले वाला F1 वेक्टर तो साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, क्या 0 आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो ये तो एक तरह से आपके पास फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, ये फोर्स अलोंग वाई एक्सिस हो गया। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और फोर्स अलोंग वाई एक्सिस को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, दोनों का बड़ा सम क्या, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। आप बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन तो आएगा डेल एक्स बाई डेल वाई, और इसका डिफरेंशिएशन सॉरी ये जो वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा मुझे करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, बड़ा एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 1। ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स है इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है वाई के रेस्पेक्ट में, बड़ा वाई के रेस्पेक्ट में अगर 0 को डिफरेंशिएट करूं क्या आएगा 0। क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं क्या, नहीं, तो यह कंजर्वेटिव है क्या, नहीं, F1 कंजर्वेटिव नहीं है। यही हाल F2 का है। F3 चेक कर लेते हैं। F3 मुझे दे रखा है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। वैसे तो चेक कर लो कि डेल क्रॉस एफ 0 है या नहीं है, हालांकि हम करके देख चुके हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट वाला जो फोर्स है उसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और जो वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दोनों सेम होने चाहिए। इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1, दोनों होंगे बराबर, दोनों होंगे बराबर, तो बड़ा ये फोर्स कैसा हो जाएगा, कंजर्वेटिव। तो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया। बाकी अगर आप चेक करना चाहो तो बेटा जी डेल क्रॉस एफ पहले इसका कर लो, फिर इसका कर लो, फिर इसका कर लो, फिर इसका कर लो, चारों करके चेक कर लेना। चारों में से जिसका डेल क्रॉस एफ 0 आ जाए वो कंजर्वेटिव है, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो F3 का डेल क्रॉस एफ 0 आ जाएगा। डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 आता है तो हमेशा कंजर्वेटिव होगा। एक स्टैंडर्ड सा रूल है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इज एक फोर्स है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप।
न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द लाइन 4y प्लस के एक्स इक्वल्स टू 3, वर्क डन इज 0 इफ वैल्यू ऑफ के। बड़ा ये फोर्स है और पार्टिकल को इस लाइन के अलोंग ले जा रहा है, इस फोर्स का वर्क डन 0 आना चाहिए। वर्क डन तो बड़ा 0 तभी आ सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ठीक है, तो एक बार जरा फोर्स देखो। फोर्स मुझे दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो फोर्स तो ऐसे से लग रहा है, यूं लग रहा है फोर्स तो ऐसे। तो पक्की बात है कि जिस लाइन के लोग आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो लाइन इस फोर्स के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बड़ा क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स इसके परपेंडिकुलर हो, तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि इस फोर्स का कोई वर्क डन नहीं आएगा। कोई भी दो लाइन को अगर एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना होता है तो मैथमेटिक्स कहती है कि उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए। ठीक है, इसका स्लोप तो मेरे बच्चों को पता ही है 4/3। स्ट्रेट लाइन का स्लोप मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को निकालना आता है। बड़ा मैं इसको लिख सकता हूं 4y इज इक्वल्स टू +3 माइनस के एक्स। y की वैल्यू आएगी 3/4 माइनस k/4 इंटू एक्स। बड़ा इतनी मैथमेटिक्स तो आपको पता ही है कि ये तो स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट है और ये आपका स्लोप है। तो इसका स्लोप है बेटा -k/4 शुड बी इक्वल टू -1। बेटा 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई है 3। k की वैल्यू आ गई है 3। बेटा ये पूछा k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बोलते हैं कि सर k की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इज अगेन बड़ा अच्छा सवाल है, सुनिएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन एज u इज इक्वल्स टू 6x + 4y। मतलब कोई पार्टिकल है बड़ा, वो जिस फील्ड में है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी x और y कोऑर्डिनेट के साथ ऐसे वेरी कर रही है 6x + 4y। द मास ऑफ पार्टिकल इज 1 kg। बड़ा मास दे रखा है पार्टिकल का 1 kg एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। द पार्टिकल वॉज इनिशियली एट रेस्ट एट 6,8। पार्टिकल जो था वो शुरुआत में 6,8 पर रेस्ट पे था। ठीक है, 6,8 यहां कहीं हुआ, 6,8 पर 1 kg का पार्टिकल है, रेस्ट पे। आफ्टर विच द पार्टिकल इज गोइंग टू क्रॉस एक्स एक्सिस, देन द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल इज गोइंग टू क्रॉस द एक्स एक्सिस। ये वाला पार्टिकल एक्स एक्सिस को जब क्रॉस करेगा, ये तो t = 0 है, जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तो वो टाइम कितना होगा मुझसे ये पूछा है, निकाल देंगे। लेकिन ये सब पता करने के लिए बड़ा मुझे पहले तो पता करना पड़ेगा ना कि पार्टिकल की स्पीड कितनी है, सॉरी पार्टिकल पर फोर्स कितना है। सर फोर्स कैसे पता करोगे? पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स पता कर सकते हो एक्स एक्सिस के अलावा। कैसे? -du/dx। बड़ा इस पूरे एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट आ गया 6। बड़ा y तो हम कांस्टेंट मानेंगे अगर हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो आ गया फोर्स अलोंग x एक्सिस। फोर्स अलोंग y एक्सिस अगर निकालना हो तो बड़ा -del/u/del। माइनस तो ठीक है बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। 6x का डिफरेंशिएशन तो 0, 4y का डिफरेंशिएशन 4। तो कुल मिलाकर मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है। ये तो x एक्सिस के अलोंग तो -6 तो i कैप, ये बड़ा y एक्सिस के अलोंग तो -4j कैप। कुल मिलाकर इस पार्टिकल पर फोर्स आ रहा है इधर की तरफ, इधर की तरफ तो 6, इधर की तरफ 4। मास कितना है? 1। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन आ गया है 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर, इस तरफ एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। खैर मुद्दे पे आते हैं। मुझसे पूछा है कि एक्स एक्सिस को कब क्रॉस करेगा। बेटा एक्स एक्सिस को तब क्रॉस करेगा, बेटा एक्स एक्सिस को तब क्रॉस करेगा जब ये पार्टिकल यहां से चलते 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 यूं आ जाएगा। कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, कुछ डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग है। वाई एक्सिस के अलोंग मेरे वैसे जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है 8। बेटा कितना है? 8। वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है 8, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और वाई एक्सिस के अलोंग मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन कितना है? 4 × टाइम का स्क्वायर।
अरे भाई s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा जैसे मैंने इसको सॉल्व किया बेटा t की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2 सेकेंड। बेटा 2 सेकेंड बाद आपका पार्टिकल इस तरह से x एक्सिस को क्रॉस करेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इसी तरफ, ठीक है। सटाक से आंसर आ गया। समझ गए बच्चों? अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, बड़ा सवाल आराम आराम से पढ़ना। A ideal massless spring S can be compressed 1 meter by a force of 100 Newton। इससे स्प्रिंग का किया जाएगा। This same spring is placed at the bottom of a frictionless inclined plane making angle theta equal to 30 degree with the horizontal। डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। A 10 kg mass M is released from the rest of the top of the incline and is brought to rest momentarily after the spring is compressed 2 मीटर। अगेन बेटा इसमें अंग्रेजी लिख दी, डायग्राम तो हमें बनाना पड़ेगा। The distance through which the mass has slided before coming to rest is मीटर में बताना है। बनाते बेटा, डायग्राम बनाते हैं। इस तरह की सिचुएशन है, हॉरिजॉन्टल, ये आपका इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपके पास 30, यहां एक बॉटम पे एक स्प्रिंग है। दिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट F इज इक्वल्स टू के एक्स से आप कह सकते हो कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना। ए 10 kg मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। बेटा 10 kg मास को मैंने यहां से रिलीज किया, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट मोमेंटरली आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाय 2 मीटर। बेटा यहां से चलते 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 आता है, स्प्रिंग जो है वो 2 मीटर कंप्रेस हो जाती है और फिर जाके ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आता है। शुरुआत में भी रेस्ट था, अभी भी रेस्ट पे। मुझसे पूछे द डिस्टेंस थ्रू विच द मास हैज स्लाइडेड। बेटा यहाँ से यहाँ तक रेस्ट पे आने से पहले उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, कर दो बेटा। वेट लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, TMAC लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल एजेंट वगैरह तो है नहीं, फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, तो आप TMAC भी लगा सकते हो और वेट भी लगा सकते हो। एक जैसे सी इक्वेशन मैंने की, ठीक, जैसे आपको पसंद आए वैसे करो, बट आपका आंसर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं एक बार वेट लगा देता हूँ। चलो बेटा वेट लगाता हूँ। कौन से फोर्सेस हैं? ग्रेविटी है, नॉर्मल है, स्प्रिंग फोर्स है। सबका वर्क डन शुड बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ग्रेविटी का वर्क डन तो डिपेंड करता है कि आपका पार्टिकल कुल मिलाकर कितना नीचे आया है। तो ध्यान से देखो, तो x sin 30 आया है, मतलब x/2 आया है, तो ग्रेविटी का वर्क डन तो आ गया mgh। नॉर्मल का वर्क डन 0, क्योंकि पूरे रास्ते नॉर्मल रहेगा, ऐसे डिस्प्लेसमेंट होंगे ऐसे। स्प्रिंग का वर्क डन कितना आएगा? स्प्रिंग का वर्क डन आएगा, बड़ा सोचो, नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन पे आता है तो स्प्रिंग का वर्क डन होता है -12 kx²। तो -12 के जो भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन है उसका स्क्वायर। बेटा कंप्रेशन आपका 2 है, उसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल भी 0, इनिशियल भी 0। बड़ा मेरे पास आ गया 10 × 10 × x शुड बी इक्वल टू 100 × 2 का स्क्वायर। बेटा x की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है? 4 मीटर। इसका मतलब बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा? ये 4 मीटर चला होगा, जिसमें 2 मीटर तो ये चला होगा, 2 मीटर बड़ा कंप्रेस करते वक्त और चला होगा, तो 4 मीटर कुल मिलाकर हमारा ये पार्टिकल चल लिया है। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट इज अच्छा सा सवाल बेटा, हालांकि इसमें आरबीडी का एक हल्का सा कॉन्सेप्ट काम आएगा, लेकिन इसको बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, सबको पता ही है, इसलिए सवाल कर ही लेते हैं। ए पुल्ली शोन इन फिगर हैज़ रेडियस 20 सेंटीमीटर। बड़ा ये पुल्ली है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 0.2 kg/m²। स्प्रिंग यूज टू हैव फोर्स कांस्टेंट। बड़ा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपका 50 Nm/m है। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ इनिशियली। बड़ा स्प्रिंग जो शुरुआत में अपनी नेचुरल लेंथ पे थी। इफ द वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक व्हेन इट हैज डिसेंडेड बाय 10 सेंटीमीटर, ये ब्लॉक जब नीचे की तरफ 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर नीचे आ जाएगा, उस टाइम पर इस 1 kg ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है मुझे वो निकालनी है। निकालेंगे। इसके पास बड़ा वेलोसिटी अगर v होगी
तो पुल्ली के पास बड़ा ओमेगा होगा और वो होगा ऑफ कोर्स V/R। शुरुआत में ना तो ब्लॉक के पास स्पीड थी ना इस पुल्ली के पास कोई ओमेगा था, अब है। सर क्या करें? अपना सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हम टोटल मैकेनिकल से कंजर्व कर सकते हैं, वेट भी लगाना चाहो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, कहीं भी 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, तो 0 + 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक की जो ये पोजीशन है, मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहा हूँ। स्प्रिंग तो बड़ा अपनी नेचुरल लेंथ पे है ही। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक के पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ इसका मास, कितना मास था ब्लॉक का, 1 kg मास इंटू बड़ा वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी बड़ा इसके पास भी है, पुल्ली के पास बड़ा, पुल्ली काइनेटिक एनर्जी लेते हैं हाफ I ओमेगा स्क्वायर। आई बड़ा सवाल में दे रखा है 0.2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, बड़ा ओमेगा इज ऑफ कोर्स V/R, बड़ा रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 हो गया ना, 0.2 हो गया। इसका स्क्वायर करूंगा तो V² अपॉन 0.2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर 0 थी तो यहां से नीचे बड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होगी माइनस मास कितना बड़ा इसका 1 kg G इंटू H, कितना नीचे आया है 0.1। सर स्प्रिंग के पास भी तो होगी, हाँ बेटा स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया है, ये अगर 0.1 नीचे जाएगा तो स्प्रिंग में 0.1 का एक्सटेंशन आएगा, तो हाफ K, बेटा K कितना है स्प्रिंग का 50 इंटू एक्सटेंशन का स्क्वायर, बेटा व्हाट्स द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इज ऑफ कोर्स 0.1 का स्क्वायर। सिर्फ बेटा वैल्यूज रखनी है, आंसर आ जाएगा। मेरे पास आ गया बेटा V²/2 प्लस बड़ा 0.2 कैंसिल, तो V² अपॉन 0.4 शुड बी इक्वल टू बड़ा ये 10 से बड़ा पॉइंट गया 1 माइनस 50/2 इंटू 0.0, यही है ना बेटा, ठीक है। मेरे पास ये आ गया है V² ले बेटा V की मेरे पास वैल्यू आ गई हाफ मीटर्स पर सेकेंड। वैसे तो यही आंसर होना चाहिए, लेकिन सवाल बेटा वो इंटीजर में पूछने के चक्कर में बोल रखा है कि स्पीड जो है ना इस टाइम पे उसे 1/x लिखो, तो इसको लिख दो बेटा कि इट इज़ 1/x, सो x कम्स आउट टू बी 2, ठीक है। वैसे तो आंसर V इज इक्वल्स टू बेटा हाफ मीटर पर सेकेंड ही है, बट वो सवाल जो है वो इंटीजर था, इसलिए बड़ा इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा एक आसान सा ही सवाल है, ठीक है। वर्क डन बाय ए फोर्स, ये तो कांस्टेंट फोर्स है बेटा -5 K कैप एज इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स फ्रॉम 1,1,1 टू ओरिजिन। अगर कोई पार्टिकल 1,1,1 से चलते चलते भले किसी भी रास्ते से गया हो 0,0,0 पर अगर जाए तो मैं डिस्प्लेसमेंट बड़े आराम से लिख सकता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज -I कैप -J कैप -K कैप। वर्क डन अगर कोई मुझसे पूछेगा तो दैट इज ऑफ कोर्स F.S। व्हाट्स द फोर्स, बड़ा फोर्स इज -5 K कैप का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट दैट इज -I कैप -J कैप -K कैप।
के कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, के कैप का जे कैप के साथ भी 0, के कैप डॉट के कैप इज 1, -5 इंटू -1 इज ऑफकोर्स बड़ा कितना 5, सो आंसर कम्स आउट टू बी 5 जूल्स। कुल मिलाकर हमारे पास आंसर आ गया 5 जूल्स। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, इतने ही सवाल थे, मेरे ख्याल से बड़ा सारे सवाल आपको बढ़िया से समझ में आ भी गए होंगे। और मुझे जैसा भी लगा कि हाँ जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैं सारे सवालों के थ्रू आपको समझा दूँ, चाहे वो वेट हो, चाहे TMEC हो, चाहे इक्विलिब्रियम वाली कहानी हो, चाहे किस तरीके से बड़ा फोर्स लिखते हैं वगैरह वगैरह, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस सवालों के अंदर आए गए थे। ठीक, आगे चलते